Welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 17th December 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of November 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It talks about parliamentary sessions. And this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. तो जरा समझते हैं कि इंडिया के अंदर जो पार्लियामेंट है उसके सेशंस के लिए क्या प्रोविजंस हैं. तो देखो, इंडिया डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर. मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इस तारीख को ही हमारे पार्लियामेंट के सेशंस बुलाए जाएंगे. नथिंग लाइक दैट इज़ फिक्स्ड. हमारे यहाँ पे लेकिन कन्वेंशन है और कन्वेंशन के हिसाब से साल में इन जनरल 3 पार्लियामेंट के सेशन बुलाए जाते हैं. कन्वेंशन का सरल शब्दों में मतलब है कि कोई भी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं है, बस एक समझो तो एक प्रेसिडेंस है, पहले से एक तरीके से चला आ रहा है कि साल में 3 बार पार्लियामेंट के सेशन बुलाए जाएंगे. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कन्वेंशन. तो पहला जो सेशन होता है साल के अंदर वो होता है बजट सेशन. इट इज़ कंडक्टेड फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल और इस बजट सेशन के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर बजट रखते हैं. दूसरा है मॉनसून सेशन. इट इज़ कंडक्टेड फ्रॉम जुलाई टू सितंबर एंड दिस सेशन इज डेडिकेटेड फॉर डिस्कशन ऑफ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. और फिर एक होता है विंटर सेशन. ये सबसे छोटा होता है इन जनरल और ये दिसंबर से लेकर के जनवरी तक चलता है. कभी कभार नवंबर में भी बुला लिया जाता है. जैसा कि मैंने आपको बताया, देयर इज़ नो फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर. तो कन्वेंशन है, प्रेसिडेंस है, उसके बेसिस पे ये चल रहे हैं. अभी करंट डेवलपमेंट देखते हैं, क्या करंट न्यूज़ है जिस कारण से हम आर्टिकल कवर कर रहे हैं. तो इस साल सरकार ने फैसला लिया है कि ये जो विंटर सेशन है उसको नहीं बुलाया जाएगा बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, क्योंकि इसके कारण रिस्क ज़्यादा है, पार्लियामेंटेरियंस की एज ज़्यादा है, तो दे आर मोर वल्नरेबल. तो इस कारण से विंटर सेशन नहीं बुलाया गया है. इस पे अपोजिशन पार्टीज़ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं सरकार को. कुछ एक अपोजिशन पार्टीज़ की आप कह रहे हैं एग्ज़ाम्स हो सकते हैं और सारे ऑफिसेस खुले हैं, बस आप पार्लियामेंट्री सेशन नहीं बुला रहे हैं. सो दे अक्यूज़ कि सरकार पार्लियामेंट्री सेशन, विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट इसलिए नहीं बुला रही है ताकि पार्लियामेंट के फ्लोर पे फिर सरकार को डिबेट नहीं झेलना है. द गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू फेस द अपोजिशन ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज ऑफ ऑन गोइंग फार्मर्स प्रोटेस्ट. तो ये फार्म बिल पे वो डिस्कशन नहीं चाहते हैं, इस कारण से वो विंटर सेशन नहीं बुला रहे हैं और वो कोविड-19 पैंडेमिक का बहाना कर रहे हैं. ऐसा क्रिटिसिज्म चल रहा है. अब ज़रा समझते हैं कि क्या प्रोसीजर है, कौन बुलाता है पार्लियामेंट्री सेशन. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि द पावर टू कन्वीन सेशन ऑफ पार्लियामेंट रेस्ट्स विद द गवर्नमेंट. सरकार बुलाती है. सरकार के अंदर भी सरकार की बनाई गई एक स्पेशल कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जो फैसला लेती है ऑन कॉलिंग द सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट. तो एक बार सारे के सारे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ देख लेते हैं, फिर कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के बारे में और बात करेंगे. देखो, कैबिनेट कमिटीज़ नाम से जैसा आपको पता चल रहा है, जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनमें से कुछ मिनिस्टर्स को लेकर के एक कमेटी बना दी जाती है ताकि थोड़े काम को डिवाइड किया जा सके, डेलीगेट किया जा सके. अगर हर फैसलों के लिए हर एक मिनिस्टर आकर के बैठ करके मीटिंग करें, फैसला लें सब मिल करके, तो फिर बहुत सारे काम रुक जाएंगे. तो इस कारण से कुछ लोगों के कुछ मिनिस्टर्स की एक कमेटी बना दी जाती है, उसको हम लोग कहते हैं कैबिनेट कमेटी. और फिर उन मिनिस्टर्स को काम दे दिया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में आप फैसला लें. इन जनरल 3 से 8 मेंबर होते हैं, बट इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कैबिनेट कमेटी का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. अगेन इट इज़ अ मैटर ऑफ कन्वेंशन. स्टार्टिंग से सरकारें बनाती रही हैं कैबिनेट कमेटीज़, तो ये आगे भी चलता रहा है, बट इट इज़ नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि सरकार को अपनी कैबिनेट कमेटी बनानी ही है. कैबिनेट कमेटी भी 2 तरीके की होती हैं, एडहॉक एंड परमानेंट. एडहॉक कमेटी जो है किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए बनाई गई, बाद में उसको ख़त्म कर दिया गया. फॉर एग्जाम्पल कैबिनेट कमेटी ऑन कोविड, इस तरह की कमेटीज़ बनाई जाती हैं, फिर जब ख़त्म कर दिया जाता है. लेकिन कुछ है कैबिनेट कमिटीज़ परमानेंट नेचर के हैं. तो देयर आर 6 कैबिनेट कमिटीज़ ऑफ परमानेंट नेचर. कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, इसका मेन काम होता है ये सोचना, ये फैसला करना
कि कब पार्लियामेंट के सेशन बुलाने हैं। उसके अलावा और भी कैबिनेट कमेटी हैं, जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी रिलेटेड फैसले लेती है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये इकोनॉमिक से रिलेटेड बेसिक वेलफेयर स्कीम्स, एमएसपी वगैरह के फैसले ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स लेती है। कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, इस कमेटी का काम ही ये है कि जब हमारे नेता लोग कभी भी फॉरेन टूर करें या कोई भी उनकी ज़रूरत हो तो उसके हिसाब उनकी एकोमोडेशन का अरेंजमेंट कराए। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, तो सरकार को पार्लियामेंट के फ्लोर पे क्या क्या पॉलिटिकल एक्शंस लेने हैं, कौन सा बिल लाना है, क्या करना है, वो सब पार्लियामेंट कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। एंड अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, तो जो भी अपॉइंटमेंट सरकार करती है उसके फैसले इस अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट में होता है। तो ये हैं कैबिनेट कमिटीज़ जिनका मोटा मोटा काम भी हमने डिस्कस कर लिया। एंड एज आई टोल्ड यू, इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेसिडेंस और कन्वेंशन। अब जरा देखते हैं कि व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन से ऑन पार्लियामेंट्री सेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है, तो देखिए, द समनिंग ऑफ पार्लियामेंट इज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ज़्यादातर प्रोविजन हमारे फिर फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में ले लिया गया है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो उसी से प्रोविज़न लिया गया है पार्लियामेंट्री सेशन को बुलाने का भी, कि सरकार पार्लियामेंट्री सेशंस को बुलाएगी। लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविज़न था कि द सेंट्रल लेजिस्लेचर हैज़ टू बी समन्ड टू मीट एटलीस्ट वंस अ ईयर, साल में एक बार उनकी मीटिंग होनी चाहिए। एंड देयर शुड बी नो गैप ऑफ मोर देन 12 मंथ्स बिटवीन टू सेशंस। लेकिन इस प्रोविज़न को चेंज कर दिया गया है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 85 के अंतर्गत कहा गया है कि पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टाइम में जब ब्रिटिशर्स का रूल था उस टाइम में 12 महीनों तक का गैप हो सकता था, लेकिन अब 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में। तो आखिरी वाला जो सेशन बुलाया गया था मॉनसून सेशन, उसके बाद से 6 महीने नहीं होने चाहिए और उससे ज़्यादा गैप नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। एक और डिबेट आज के इस आर्टिकल में दी हुई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो हुई थी डिबेट। ये डिबेट आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में आंसर राइटिंग में कहीं आप इस्तेमाल कर सकते हैं अप्रोप्रिएटली। फॉर एग्जांपल देखो, उस टाइम में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रही थी रिगार्डिंग दिस पार्लियामेंट्री सेशंस। उस टाइम में प्रोफेसर केटी शाह फ्रॉम बिहार was of the opinion that parliament should sit throughout the year with breaks in between। तो जैसे स्कूल्स चलते हैं, कॉलेजेस चलते हैं कि साल भर चलते रहते, बीच में थोड़े बहुत गैप्स हो जाते हैं, इसी तरह से जैसे जुडिशरी चलती है, इसी तरीके का सजेशन दिया था केटी शाह साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दैट द पार्लियामेंट शुड रन थ्रू आउट द ईयर। ये अभी सुन करके आपको ये आर्ग्यूमेंट मीनिंगलेस लगेगा कि ठीक है, कहा तो कहा, लेकिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे, ज़रा समझो। इस साल आई बिलीव या आई होप कि पार्लियामेंट्री सेशंस के जो डिक्लिनेशन है उस पे सवाल ज़रूर आएगा। 3-4 दिनों पहले हमने न्यूज़पेपर डिस्कशन में देखा था कि कैसे पार्लियामेंट सेशंस का ओवरऑल जो नंबर ऑफ आवर्स है, नंबर ऑफ डेज है, वो कम होता जा रहा है, ओवरऑल उसकी फंक्शनिंग कम होते जा रही है और पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को अब कम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ओवरऑल जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो कम रिगरस होता जा रहा है, उसको उतना सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। दैट इज़ वाई देयर आर सो मेनी प्रोटेस्ट लाइक फार्म बिल प्रोटेस्ट और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट प्रोटेस्ट। तो इस कारण से उम्मीद है कि पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस पे और उनके ब्रेक्स पे, कम सेशंस पे जो आजकल डिक्लाइन हो रहा है उस पर सवाल आएगा। वहाँ पे आप इस आर्गूमेंट को, कि प्रोफेसर केटी साहब ने तो कह दिया था बहुत पहले कि पार्लियामेंट का ब्रेक होना ही नहीं चाहिए, छोटे मोटे ब्रेक होने चाहिए बट इसको सालों भर रन करते रहना चाहिए, तभी जाकर के पार्लियामेंट इफेक्टिव तरीके से काम कर पाएगी। तो इस तरीके से आप इस आर्गुमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। तो इस पूरे टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट। इट इज़ अबाउट इंडिया यूके रिलेशंस। तो प्लीज़ माइंड इट कि एक तो मैंने प्रेडिक्शन किया कि पार्लियामेंट्री सेशंस के डिक्लाइन पे सवाल आएगा। दूसरा प्रेडिक्शन मैं आज ही कर रहा हूँ मेंस में, ये आने वाला जो यूपीएससी मेंस है इस साल, ये टॉपिक इंडिया यूके रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड सवाल आ सकता है, और अगर इस साल नहीं आया तो अगले मेंस में ज़रूर आएगा। कारण आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। तो देखते हैं। दिस टॉपिक इज अबाउट इंडिया यूके रिलेशंस। इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो
एक बार जरा ब्रीफली समझ लेते हैं कि इंडिया और यूके के रिलेशंस अभी तक कैसे रहे हैं। तो अर्ली फेज में तो ऑफ कोर्स वी हैड अ बिटर रिलेशंस, वी वेयर द कॉलोनी एंड ब्रिटेन वाज द कॉलोनियल मास्टर्स। तो हमारे बीच में बिटर रिलेशंस था इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम में। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो फिर हमारे जो इनिशियल लीडर्स थे, जो उन्होंने फैसला लिया दैट वी शुड मेंटेन अ कॉर्डियल रिलेशंस विद ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन एक पावरफुल कंट्री था और जब एक बार हम आज़ाद हो गए तो वी डिड नॉट वांटेड टू कैरी द बैगेज ऑफ कॉलोनियल एरा। हमने सोचा कि एक नई शुरुआत की जाए ब्रिटेन के साथ रिलेशनशिप की, और इस कारण से हमने, इंडिया ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन द इंडिया ब्रिटेन रिलेशंस। तो जरा समझते हैं कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है क्या। देखो, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 53 स्टेट्स। ज़्यादातर इसमें से वो स्टेट्स हैं दैट वेयर वंस अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, जो कभी ब्रिटेन के गुलाम हुआ करते थे। वो सारे देश जब धीरे धीरे आज़ाद होने लगे तो उन्होंने मिल करके एक ग्रुपिंग बनाई, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। दिस ग्रुप इज़ ऑफ कोर्स डिस्क्रिशनरी इन नेचर, नॉट मैंडेटरी। मतलब एक बार अगर आप ब्रिटेन के कॉलोनी थे, अगर एक बार आप आज़ाद हो गए उसके बाद, तो आपकी मर्जी है, इट इज़ योर डिस्क्रिशन, यू वांट टू ज्वाइन इट और यू डोंट वांट टू। तो इंडिया का भी डिस्क्रिशन था, इंडिया चाहता तो ज्वाइन कर सकता था, नहीं तो नहीं भी कर सकता था। इट कुड हैव मूव्ड आउट ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। लेकिन इंडिया ने कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को ज्वाइन किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जस्ट इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ फ्रेंडशिप विद ब्रिटेन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया डिसाइडेड टू बी पार्ट ऑफ इट। एंड ये जो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस है उसमें सारे कंट्रीज जो हैं दे आर कंसिडर टू बी फ्री एंड इक्वल। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन को उसमें कोई हायर पोजीशन दिया जाता है, सारे के सारे कंट्रीज कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में बराबर माने जाते हैं। वो बात अलग है कि ब्रिटेन की जो महारानी है क्वीन एलिजाबेथ II, सी इज़ हेड ऑफ दिस कॉमनवेल्थ, बट दैट पोजिशन इज जस्ट सिम्बॉलिक इन नेचर। अब ये तो अर्ली फेज की बात हो गई कि हम गुलाम थे, फिर हम आज़ाद हुए, फिर भी हम ब्रिटेन के साथ अच्छा रिलेशंस मेंटेन करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे बाय 1970s हमारे रिलेशंस ब्रिटेन के साथ थोड़े ख़राब होने लगे। इन द मिडिल फेज और रिलेशन विथ यूके डिटोरिएटेड। उसके जो पीछे मेन कारण है वो है प्रो पाकिस्तान स्टैंड ऑफ यूके। यूके का अप्रोच थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ इंक्लाइंड होने लगा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं टू सजेस्ट कि कैसे ब्रिटेन प्रो पाकिस्तान स्टैंड लेता रहा है। तो ब्रिटेन ने कई दफ़ा एंटी इंडिया स्टैंड लिया है ऑन कश्मीर इशू। उसका हमेशा से इस तरह का ओपिनियन रहा है कि कश्मीर के अंदर इंडिया ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है। उसके अलावा ब्रिटेन हैज़ इम्प्लिसिटली सपोर्टेड पाकिस्तान ऑन अफगानिस्तान पॉलिसी। इम्प्लिसिटली सपोर्टेड, इस तरह के लैंग्वेज का आप इस्तेमाल करेंगे मीन्स आंसर राइटिंग में। देखिए, अफगानिस्तान के जो तालिबानी इंसर्जेंट्स हैं, टेररिस्ट्स हैं, उनको पाकिस्तान डाइवर्ट करता रहा है जम्मू एंड कश्मीर की तरफ एंड प्रमोटेड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। लेकिन ब्रिटेन हमेशा से ही कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म है उसको इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट करता है एज अ वॉर ऑफ फ्रीडम, कि ये कश्मीर के लोकल लोग हैं जो इंडिया से आज़ादी चाहते हैं। वो पाकिस्तान के रोल को हमेशा ही वो हाईलाइट नहीं करता कि कैसे पाकिस्तान इंडिया के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैला रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बीच का जो फेज़ था 1970s ऑनवर्ड, उसमें ब्रिटेन ने लगातार प्रो पाकिस्तान पॉलिसी ली है, कश्मीर मुद्दा हो या इंडिया के अंदर टेररिज्म का मुद्दा हो। और यही कारण है कि हमारे रिलेशंस, इंडिया के रिलेशंस ब्रिटेन के साथ उतने अच्छे नहीं हैं, डिस्पाइट ब्रिटेन बीइंग 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। अदरवाइज बाकी जो भी बड़ी इकोनॉमी है, चाहे US हो या फिर फ्रांस हो या फिर जापान हो, सबके साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हैं। इनफैक्ट चाइना के साथ भी हमने अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश की थी, बट इट इज़ द अग्रेसिव पोस्चर ऑफ चाइना दैट हैज़ फोर्स्ड अस टू मूव बैकवर्ड, फोर्स अस टू रिट्रैक्ट। लेकिन ब्रिटेन के साथ फिर भी हमारे इतने अच्छे रिलेशंस नहीं थे जितने अच्छे फ्रांस के साथ हैं या जापान के साथ हैं या US के साथ हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ब्रिटेन एक दुनिया की 5वीं-6ठी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो अब जरा ये समझ लेते हैं कि क्यों ब्रिटेन प्रो पाकिस्तान अप्रोच लेता रहा है, व्हाई इट हैज़ सपोर्टेड पाकिस्तान सो मेनी टाइम्स। तो इसके पीछे कारण है स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तानी डायस्पोरा इन ब्रिटिश पॉलिटिक्स। पाकिस्तान ओरिजिन के लोग, पाकिस्तान मूल के लोग बहुत सारे रहते हैं ब्रिटेन में, और वो ट्रेडिशनली काफ़ी पावरफुल पोजीशंस होल्ड करते रहे हैं ब्रिटेन के पॉलिटिकल प्रोसेस में, पॉलिटिकल सिस्टम में। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, लंदन के जो मेयर हैं सादिक खान, ही इज़ ऑफ पाकिस्तानी ओरिजिन, पाकिस्तान डायस्पोरा के हैं।
और लंदन का मेयर होने का मतलब इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ ग्रेट थिंग। दैट मीन्स दैट इंडिकेट्स दैट यू हैव ह्यूज पॉलिटिकल क्लाउड। इसके पहले बोरिस जॉनसन थे लंदन के मेयर, बाद में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, आपको तो पता ही है। तो ये एक बड़ा पोस्ट है। तो लंदन मेयर अगर एक पाकिस्तानी ओरिजिन का इंसान है, मतलब इनका ब्रिटेन के पॉलिटिकल प्रोसेसेस में अच्छा खासा कंट्रोल है, इन्फ्लुएंस है। इस तरह के कई सारे ऐसे पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग हैं जो ब्रिटेन के पॉलिटिकल सिस्टम में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन होल्ड करते हैं, और उनके इन्फ्लुएंस के कारण ही ब्रिटेन का मोर और लेस इन्फ्लुएंस एंटी इंडिया एंड प्रो पाकिस्तान रहा है। और इस कारण से हमारे रिलेशंस ब्रिटेन के साथ इन मिडिल फेज थोड़े से अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन अब करंट डेवलपमेंट क्या है वो जरा समझते हैं। करंट डेवलपमेंट ये है कि इंडिया वांट्स टू रिवाइव इट्स टाइज विथ ब्रिटेन। जो करंट मोदी सरकार है, ये प्रोएक्टिव अप्रोच लेना चाहती है और ब्रिटेन के साथ अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना चाहती है। देखिए कहाँ कहाँ पे हम ब्रिटेन के साथ फ़ायदा उठा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें फ़ायदा हो सकता है जो अभी तक हमने पूरी तरह से उठाया नहीं है। पहला है ऑफकोर्स इकोनॉमिक फैक्टर। ब्रिटेन दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। लंदन जो है दुनिया का मेजर फाइनेंशियल हब है, इनफैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल हब है। दुनिया के जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंक हैं या फाइनेंशियल सेंटर्स हैं सब लंदन में हैं। तो इकोनॉमिक बेनिफिट हम उठा सकते हैं ब्रिटेन के साथ अगर हम अपने टाइज इंप्रूव करेंगे तो। टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट उठा सकते हैं। ब्रिटेन इज़ वेरी मच डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। एजुकेशन के फील्ड में हम फ़ायदा उठा सकते हैं। ब्रिटेन की कई सारी ऐसे रिनाउंड यूनिवर्सिटी हैं जैसे कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। डिप्लोमेटिक फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑफ कोर्स ब्रिटेन आज भी बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेटिकली पावरफुल इन्फ्लुएंशियल कंट्री है। दुनिया भर के अलग अलग जगहों पे इसके नेवल बेस हैं, आइलैंड्स हैं, क्योंकि पहले तो ब्रिटेन सबसे पावरफुल कंट्री था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस का राइज हुआ है, लेकिन अभी भी डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस यूएस का ब्रिटेन का कम नहीं है। आप देखो तो सिर्फ इंडियन ओशन में इसके 58 आइलैंड्स हैं, डियागो गार्सिया से लेकर के चागोज आर्कीपेलागो से लेकर के सोलोमन आइलैंड, नेल्सन आइलैंड, 58 आइलैंड्स तो इसके इंडियन ओशन में है। दिस इज एन इंडिकेटर कि कितना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है ब्रिटेन का इन ग्लोबल पॉलिटिक्स अभी भी। तो इस कारण से इंडिया अब अपने रिलेशंस को ब्रिटेन के साथ इम्प्रूव करना चाहता है। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल स्टूडेंट्स को इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कभी भी इंडिया और ब्रिटेन रिलेशंस पे सवाल आ जाए और आपको जब लिख रहे हैं कि इंडिया नाउ वांट्स टू रिवाइव इट्स रिलेशंस विथ ब्रिटेन, तो वहाँ पे आपको जरूर लिखना है कि इंडिया इज़ नाउ सीइंग इट्स रिलेशन विथ ब्रिटेन इन रियलिस्ट पैराडाइम। इसको आपको रियलिस्ट पैराडाइम में एक्सप्लेन करना है। रियलिज्म आपने जरूर पढ़ रखा होगा, जहाँ पे एक कंट्री बस अपने पर्टिकुलर प्रॉफिट के लिए या बेनिफिट के लिए अपने फॉरेन पॉलिसीज़ को डिसाइड करती है। तो इस केस में इंडिया अपने रिलेशंस ब्रिटेन के साथ इंप्रूव करना चाह रहा है बिकॉज इंडिया बिलीव्स कि उसको ब्रिटेन के साथ दोस्ती करने से फ़ायदा हो सकता है। तो दिस अप्रोच, दिस जेस्चर ऑफ इंडिया टू डेवलप गुड टाइज विथ ब्रिटेन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन रियलिस्ट पैराडाइम। इस तरीके से आपको अपने आंसर में लिखना है। अब जरा देखते हैं कि एक बात तो तय है कि इंडिया अपने रिलेशंस को ब्रिटेन के साथ इम्प्रूव करना चाहता है, रिवाइव करना चाहता है, रिबिल्ड करना चाहता है। स्टार्टिंग में हमने कोशिश की थी लेकिन मिडिल फेज में थोड़ा डिक्लाइन हो गया। तो अब जरा देखते हैं कि कैसे क्या क्या स्टेप्स लिए इंडिया ने इनिशिएटिव्स टू रिबिल्ड इट्स टाइज विथ ब्रिटेन, या क्या ऐसे कंडीशंस हैं जिससे अब इंडिया को उम्मीद है कि उसके रिलेशंस ब्रिटेन के साथ इम्प्रूव हो सकते हैं। तो सबसे पहला हमने इस साल हमारी जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस होने वाली है 2021 में, उसमें हमने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह इन्वाइट किया है। उसके अलावा इंडिया इज़ नेगोशिएटिंग अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विथ ब्रिटेन। उसके अलावा इंडिया हैज़ गिवन परमिशन टू रिकॉग्नाइज 1 ईयर मास्टर्स डिग्री इन इंडिया। ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, आपको इंडिया यूके पे सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आपको जितने पॉइंट्स हो सके वो कलेक्ट करने चाहिए। करंट डेवलपमेंट देखिए, ब्रिटेन के अंदर एक मास्टर्स के लिए एमएस जो स्टूडेंट्स करने जाते हैं इंडिया से ब्रिटेन के अंदर, वहाँ पे एक 1 ईयर डिग्री प्रोग्राम चलता है मास्टर्स का। इन जनरल हमारे यहाँ पे मास्टर्स में कम से कम 2 साल लगते हैं, वहाँ पे 1 ईयर डिग्री प्रोग्राम चलता है। तो इस कारण से ये जो डिग्री प्रोग्राम है 1 ईयर डिग्री प्रोग्राम ब्रिटेन का, उसको इंडिया में रिकॉग्निशन नहीं थी अभी तक। लेकिन अब भारत सरकार ने फैसला लिया है कि जो 1 ईयर डिग्री प्रोग्राम है उसको भी इंडिया में रिकॉग्निशन दिया जाएगा। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स ब्रिटेन में 1 ईयर डिग्री प्रोग्राम करके आए हैं वो इंडिया में जॉब कर सकते हैं, उनको रिकॉग्निशन उनके सर्टिफिकेट की होगी।
इस तरह का डिग्री प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड में भी चलता रहा है। तो इतने सारे स्टूडेंट्स जो 1 ईयर डिग्री प्रोग्राम करते हैं फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और आयरलैंड, वो अब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सब इनिशिएटिव्स हैं भारत सरकार द्वारा इन ऑर्डर टू बिल्ड गुड टाइज विद ब्रिटेन। और आने वाले टाइम में हम उम्मीद कर रहे हैं कि ब्रिटेन के साथ हमारे रिलेशंस और इम्प्रूव होंगे और हम अलग अलग फील्ड्स में ब्रिटेन का फ़ायदा उठा सकते हैं। सो दैट इज़ अ रियलिस्ट पैराडाइम और रियलिस्ट अप्रोच बाय इंडिया। अब आप समझ गए होंगे कि ये टॉपिक इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए हमने बुलाया है इनको, बोरिस जॉनसन को बुलाया है एज गेस्ट ऑफ ऑनर, और ब्रिटेन कि इस साल हो क्या रहा है समझिए इस बात को। वाई ब्रिटेन विल रेसिप्रोकेट टू इंडिया जेस्चर, आखिर हम क्यों, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो तो ठीक है कि अब ब्रिटेन से हम टेक्नोलॉजी में फ़ायदा उठा सकते हैं, एजुकेशन में फ़ायदा उठा सकते हैं, ट्रेड में फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन क्यों ब्रिटेन हमारी बात सुनेगा? वाई ब्रिटेन विल रेसिप्रोकेट टू इंडियाज़ गुड जेस्चर, वो भी ज़रा समझते हैं वाई। पहला कारण है ब्रेक्सिट। अब ब्रेक्सिट हो गया है, ब्रिटेन हैज़ मूव्ड आउट ऑफ यूरोपियन यूनियन एंड ब्रिटेन इज़ लुकिंग फॉर अ न्यू पार्टनर, क्योंकि अब यूरोपियन यूनियन से वो डिस्कनेक्ट हो चुका है। और इस केस में इंडिया उसके लिए एक नेचुरल अलाई बन सकता है, पोटेंशियल पार्टनर बन सकता है। दूसरा, कोरोना के कारण चाइना अपना गुडविल लूज कर चुका है, तो चाइना से कई सारी ऐसे ब्रिटिश कंपनियां हैं जो विड्रॉ करना चाहती हैं, कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट हैं चाइना के अंदर जो विड्रॉ करना चाहते हैं। तो अब वो सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट हैं, जो ब्रिटिश कंपनियां जो चाइना में भी फंक्शनल हैं, उनके लिए जो दूसरा सबसे डिजायर्ड डेस्टिनेशन होगा वो होगा इंडिया। उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तीसरा, इंडियन डायस्पोरा भी अब धीरे धीरे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल हो रहा है ब्रिटेन के अंदर। अब वो भी अपने पॉलिटिकल क्लाउड का इस्तेमाल कर सकता है। उसका बेस्ट एग्जांपल है वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर ऋषि सुनाक। ही इज़ नाउ फाइनेंस मिनिस्टर एंड ही इज़ फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। तो ये सारी कारण है जिस कारण से आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशंस अब इम्प्रूव होंगे। The next article is taken from national segment. It talks about nutrition level of children. This topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially subsector health. सो इस आर्टिकल का पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो देखो, हमने 3-4 दिनों पहले भी डिस्कस किया था कि फेज 1 ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हैज़ बीन रिलीज्ड, और इसमें 17 स्टेट्स के डाटा आ गए हैं फेज 1 में। और उस डाटा के हिसाब से मोर और लेस एक बात तो तय है कि चिल्ड्रेन का जो हमारे देश में न्यूट्रिशन लेवल है, या तो बहुत सारे स्टेट्स में वो स्टैगनेंट है या कुछ स्टेट्स में तो वो डिक्लाइन हो गया है। तो न्यूट्रिशन लेवल को मेजर करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला पैरामीटर होता है चाइल्ड स्टंटिंग। टोटल देखो 4 पैरामीटर्स लिए जाते हैं चिल्ड्रेन के अंदर, बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन लेवल को मेजर करने के लिए, और ये 4 पैरामीटर्स आपको ध्यान से याद रखना चाहिए। पहला है पैरामीटर चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग मतलब अपने एज के हिसाब से जिन बच्चों की हाइट कम होती है उसको हम लोग कहते हैं स्टंटेड चिल्ड्रेन। दूसरा होता है चाइल्ड वेस्टिंग। तो चाइल्ड वेस्टिंग में जो बच्चे अपने एज के हिसाब से थिनर होते हैं और पतले होते हैं उनको हम लोग कहते हैं वेस्टेड चाइल्ड। उसके अलावा अंडर वेट चाइल्ड, तो जो बच्चा अपने एज के हिसाब से इसकी वेट कम होती है उसको हम लोग कहते हैं अंडर वेट। और एक होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी कि जिन रेट ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रेन, उसको हम लोग कहते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। ये 4 चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे बच्चों के अंदर न्यूट्रिशन लेवल को मेजर किया जाता है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी है, और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 में भी ये 4 डाटा को, 4 स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख करके सर्वे किया जा रहा है। और इस सर्वे से मोटा मोटा जो रेट निकल के आ रहा है कि हमारे देश में माल न्यूट्रिशन का लेवल है लगभग 35% के आसपास, मतलब 35% ऐसे बच्चे हैं जो माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, कुपोषण का शिकार हैं, जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिल रहा है। हमारे देश में जो माल न्यूट्रिशन का लेवल है बच्चों के अंदर, वो दुनिया के गिने चुने कुछ एक कंट्रीज हैं उससे बस बेहतर है। फॉर एग्जांपल नाइजर एंड येमेन, ऐसे जो वॉर टॉर्न कंट्री हैं जहां पे लगातार सिविल वॉर चल रहा है, उन्हीं से बस हम बेहतर हैं। अदरवाइज हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशन लेवल काफ़ी ख़राब है। इनफैक्ट जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, हम उनसे भी पीछे हैं एज फार एज न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ आवर चिल्ड्रन इज कंसर्न्ड। तो अब जरा समझते हैं, देखो सबसे बड़ा कंसर्न क्या है। न्यूट्रिशन लेवल तो पुअर है ही है हमारा, और पिछले 5 सालों में ये इंक्रीज भी नहीं हुआ है, उल्टा कुछ स्टेट्स में डिक्रीज हो गया। ये सबसे बड़ा कंसर्न है, मैटर ऑफ कंसर्न है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 4 में जो हमारा न्यूट्रिशन लेवल था चिल्ड्रन का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में वो न्यूट्रिशन लेवल या तो कम हो रहा है या बहुत सारे स्टेट में स्टैग्नेटेड है, बढ़ तो कहीं भी नहीं रहा है।
तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है और इसी कारण से ये आर्टिकल लिखा है जीन ड्रीज साहब ने। जीन ड्रीज का नाम आप याद कर लो, इनको आप कोट कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में। ही इज़ अ वेरी नोटेड इकोनॉमिस्ट। अमर्त्य सेन के साथ ये कई सारे आर्टिकल लिखते हैं, तो इनको आप कोट करोगे। अगर कभी न्यूट्रिशन पे सवाल आ जाए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 पे सवाल आ जाए, और ये आएगा ही सवाल वापस से, क्योंकि ये फिर से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन में है इशू, तो लिखना कि जीन ड्रीज साहब आर्ग्यू करते हैं कि क्यों न्यूट्रिशन लेवल या तो स्टैग्नेट हुआ है या डिक्लाइन हो रहा है। उनका कहना है, उन्होंने प्रूफ के साथ बताया है कि जो 2 इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन से रिलेटेड, बच्चों की न्यूट्रिशन से रिलेटेड स्कीम्स हैं, उन दोनों में ही सरकार का बजटरी एलोकेशन कम हुआ है। वो 2 स्कीम है, मिड डे मील स्कीम एंड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में कैसा होता है, 6 साल या उससे कम उम्र के बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल का ध्यान दिया जाता है, प्री स्कूल एजुकेशन कराया जाता है, प्राइमरी हेल्थ केयर में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत उनको लाया जाता है, और ये सब कुछ होता है आंगनवाड़ी सेंटर्स में। आपने देख रखा होगा अलग अलग तालुका लेवल पे, विलेज लेवल पे आंगनवाड़ी सेंटर्स होते हैं, जहाँ पे गांव की जो ट्रेंड विमेन हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो वहाँ पे रहती हैं, और उनका पर्पस ये होता है ये ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम को रन करना, 6 साल से कम उम्र के बच्चों का न्यूट्रिशन का ध्यान रखना और उनके बेसिक एजुकेशन का ध्यान रखना। इसका बजटरी एलोकेशन पिछले 5 सालों में काफ़ी कम हुआ है। मिड डे मील स्कीम भी, इसका भी बजटरी एलोकेशन काफ़ी कम हुआ है पिछले 5 सालों में, ऐसा जीन ड्रीज साहब लिखते हैं। मिड डे मील स्कीम भी आप जानते ही हैं, 6 से 14 साल की उम्र के जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं और बिटवीन क्लास 1 टू क्लास 8, उनको स्कूल के टाइम में ही उनको हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड कराना है, पर्पस मिड डे मील स्कीम का। इसके अंदर बेसिक कैलोरीज और प्रोटीन का लेवल भी फिक्स कर दिया गया कि 1st से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को 450 कैलोरीज का खाना मिलना चाहिए और उसमें कम से कम 12 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, और 6th और से लेकर के 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को कम से कम 700 कैलोरीज मिलनी चाहिए और उसमें 20 ग्राम कम से कम प्रोटीन होना चाहिए। तो ये 2 स्कीम्स चलाए जाते हैं फॉर टेकिंग केयर ऑफ द न्यूट्रिशन अमॉन्ग्स द चिल्ड्रेन, और ये दोनों स्कीम में बजटरी एलोकेशन कम हुआ है। यहाँ डाटा के साथ प्रूव किया है जीन ड्रीज साहब ने। ये डाटा याद रख पाओ तो और बेहतर कि 2014-15 में मिड डे मील स्कीम के लिए बजटरी एलोकेशन था 13,000 करोड़, और आज 6 साल बाद मिड डे मील स्कीम के लिए बजटरी एलोकेशन उल्टा कम हो गया है, 11,000 करोड़ हो गया है। तो बढ़ने के बजाय उल्टा कम कर दिया, इन्फ्लेशन भी इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो बहुत सारा फंड आप देखो घटा दिया है बजटरी एलोकेशन अंडर मिड डे मील स्कीम। कई सारे स्टेट्स ने तो अंडे सप्लाई करना बंद कर दिया अंडर मिड डे मील स्कीम, ये कहकर कि ये नॉन वेजिटेरियन खाना है, तो जबकि एग्स आपको पता है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो एग्स देना बंद कर दिया है, बजटरी एलोकेशन कम कर दिया, तो नेचुरली माल न्यूट्रिशन में तो वो रिफ्लेक्ट करेगा ही, बच्चों के ओवरऑल न्यूट्रिशन लेवल पे तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही। इसी तरीके से ICDS का भी बजटरी एलोकेशन भारत सरकार ने कम कर दिया है इन लास्ट 6 ईयर्स, और ये कारण है कि बहुत सारे स्टेट्स में न्यूट्रिशन लेवल या तो स्टैग्नेट हो गया है नहीं तो डिक्लाइन हो रहा है। ये दोनों स्कीम्स को अच्छे से इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। उसके अलावा एक और स्कीम है जो जीन ड्रीज साहब ने मेंशन किया है, वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। उन्होंने कहा है कि इस स्कीम को अच्छे से इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो ज़रा समझते हैं, अगर हमें बच्चों का माल न्यूट्रिशन को चेक करना है, कंट्रोल करना है, तो इस स्कीम को अच्छे से इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो ज़रा समझते हैं कि ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है क्या। देखो, ये स्कीम चलाया गया था 2017 में। इस स्कीम को रन करती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इस स्कीम के अंतर्गत कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र, ध्यान देना, कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र, ये सवाल पूछा जा चुका है, यह दिया जाता है टू प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन ऑफ 19 ईयर्स एज और अबोव फॉर फर्स्ट लाइव बर्थ। सरल शब्दों में कहें तो जो भी विमेन 19 साल या उससे ज़्यादा की है, जिसको पहला बच्चा हो रहा है, पहला बच्चा, फर्स्ट लाइव बर्थ, उसको 5,000 रुपये का कैश पैसा मिलेगा, बट इन अ कंडीशनल सेंस, कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र। कंडीशनल मतलब कि जब वो पहली बार रजिस्ट्रेशन कराएगी कि सी इज़ प्रेग्नेंट, ये कंडीशन वो फुलफ़िल करेगी, तब जाकर के उसको पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा। फिर वो टाइम टू टाइम जब एंटीनेटल चेकअप कराएगी तब उसको दूसरा इंस्टॉलमेंट मिलेगा, और आफ्टर बर्थ जब वो अपने बच्चे का पूरा वैक्सीनेशन कराएगी और खुद का भी वैक्सीनेशन कराएगी तब तीसरा इंस्टॉलमेंट मिलेगा, ये 5,000 रुपये का। तो इसलिए इसको कहते हैं कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र। इस पर ऑलरेडी UPSC सवाल पूछ चुकी है। ध्यान देना, ये जो कंडीशनल का, ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना स्कीम है, दैट इज़ फॉर द वीमेन हु आर नॉट वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाली वीमेन को तो आपको पता ही है
उनको पेड लीव मिलता है ऑफ 42 वीक्स। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वीमेन है, मान लो एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करती हैं या किसी तरीके से डेली वेज वर्कर्स का काम करती हैं, उनके लिए ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, जिसमें 5,000 रुपये दिए जाएंगे कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र के फॉर्म में, ताकि वो प्रेगनेंसी के टाइम में आराम से रेस्ट कर सकें, अपने बच्चे के हेल्थ का ध्यान रख सकें, ताकि चिल्ड्रन के अंदर लो न्यूट्रिशन या माल न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम को काउंटर किया जा सके। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब इस स्कीम को भी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। एक बार तो देखो, ओरिजिनली ये जो स्कीम थी, इसको लाया गया था इन 2013 इटसेल्फ अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। 2013 में ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का हिस्सा था और उसमें भारत सरकार ने कहा था कि वो 6,000 रुपये देगी। एक तो पहले अमाउंट को घटा दिया गया, 6,000 से घटा करके 5,000 कर दिया गया। और जो पहले ओरिजिनली स्कीम था उसमें बच्चों का लिमिटेशन नहीं था कि बस पहले बच्चे को दिया जाएगा, लेकिन अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को जब इंप्लीमेंट किया गया तो उसमें कंडीशन डाल दिया गया कि बस एक ही बच्चे को दिया जाएगा, पहला बच्चा, उसके बाद से नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो पहले और स्ट्रिंजेंट कर दिया गया, जबकि भारत सरकार को ये थोड़ा लिबरल करना चाहिए। ऐसा जीन री साहब लिखते हैं कि 5,000, पहले तो 6,000 जितना प्रॉमिस किया था पहले उतना दो, और सिर्फ पहले बच्चे के लिए लिमिट मत करो, अदरवाइज बच्चों का न्यूट्रिशन लेवल हैम्पर होगा, मदर का भी हेल्थ हैम्पर होगा, और लॉन्ग रन में वो बच्चा जब माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी और ओवरऑल देश की इकोनॉमिक प्रोडक्शन पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंटेशनल इशू हैं। कई सारे स्टेट्स हैं, इसी आर्टिकल में लिखा है उड़ीसा और तेलंगाना जैसे, जिन्होंने तो ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। देखो, एक तो आप 6,000 के जगह पे जो अर्लियर प्रॉमिस था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 6,000, उसके जगह पे 5,000 दे रहे हो। उसके अलावा आपने पहले चाइल्ड के लिए बस फिक्स कर दिया है, और उसमें भी कई सारे स्टेट्स हैं जो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि देश में हमारे बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन लेवल बढ़ रहा है। इस टॉपिक के बेसिस में हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो सबसे पहले समझ लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता क्या। देखो, हर साल UNDP एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशन के। ये UNDP ऑर्गेनाइजेशन एक रिपोर्ट पब्लिश करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, और उस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर एक इंडेक्स होता है जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और उस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मेजर किया जाता है किसी भी कंट्री का डेवलपमेंटल लेवल। अदरवाइज तो एक तरीका क्या है किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट मेजर करने का, कि कितनी उसकी GDP की साइज है, उसमें सबसे आगे आ जाता है अमेरिका, फिर चाइना, इस तरह के। तो एक तरीका तो वो है बस इकोनॉमिक सेंस में किसी भी कंट्री के ग्रोथ को मेजर करना। लेकिन अगर जब आप कॉम्प्रिहेंसिव सेंस में मेजर करते हैं किसी भी इकोनॉमी का, कंट्री का ग्रोथ, तो उसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। और वो डेवलपमेंट का मेजरमेंट होता है इन HDI इंडेक्स ऑफ UNDP, दैट इज पब्लिश्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसमें कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा हेल्थ का लेवल, ओवरऑल एजुकेशन का लेवल, हर चीज़ ध्यान दिया जाता है। देखो, हेल्थ में देखा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि एक बच्चा जब जन्म हो रहा है उसका, तो उसके कितने साल जीने के आसार हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एजुकेशन में भी देखा जाता है कि जब बच्चा जन्म हुआ है तो उस कितने साल तक ऑन एन एवरेज वो स्कूलिंग करेगा, और जो एडल्ट्स हैं उन्होंने कितने साल स्कूलिंग ऑलरेडी की है। तो एजुकेशन से रिलेटेड 2 इंडिकेटर हैं, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग फॉर ए न्यूली बॉर्न चाइल्ड एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग जो लोग ऑलरेडी एडल्ट हो चुके हैं। इकोनॉमिक कंडीशन को भी ये मेजर करता है, पर कैपिटा इनकम भी ये लेता है। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं। देखो, इन जनरल ग्रोथ जब हम देखते हैं तो उसमें बस इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखते हैं, लेकिन डेवलपमेंट हम देखते हैं जिसको पब्लिश किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, इन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ UNDP। उसमें अलग अलग पैरामीटर्स देखे जाते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। और इस कॉन्सेप्ट को दिया था महबूब उल हक साहब ने, कि कंट्री का ग्रोथ बस मेजर नहीं होना चाहिए, उसका डेवलपमेंट मेजर होना चाहिए। और डेवलपमेंट का स्केल उन्होंने दिया था 0 to 1। अगर 0 है मतलब द कंट्री इज वर्स्ट, अगर 1 है तो कंट्री इज बेस्ट। ऑफकोर्स ना कोई कंट्री 0 होगा ना कोई कंट्री 1 होगा, स्कोर में उसका स्कोर बीच में ही होगा, 0 to 1 के बीच में। तो मैंने आपको बताया कि देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट के अंदर इंडेक्स पब्लिश होती है। तो ये रिपोर्ट इस साल की आ गई है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ UNDP 2020 हैज़ बीन पब्लिश्ड। और इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में इंडेक्स छप गई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये जो इंडेक्स है ये 2019 का है, मतलब डाटा 2019 का है,
ये पब्लिश हुआ है 2020 के रिपोर्ट में। इस बात का ध्यान रखना, कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये 2019 क्यों लिखा है। तो बात को समझो, ये डाटा है पिछले साल का, उस बेसिस पे कि कितने स्कूलिंग हुई, कितना हेल्थ का लेवल है, कि क्या अर्निंग है, उसके बेसिस पे 2019 के डाटा के बेसिस पे ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है 2020 में। तो ये जो HDI रैंक है जो 2020 के रिपोर्ट में आई है, दिस रैंक इज ऑफ 2019 स्कोर, और इंडिया की रैंक 2 और कम हो गई है। हमारी रैंक पिछले साल 2018 वाले इंडेक्स में हमारी रैंक थी 129 और 2019 वाले इंडेक्स में हमारी रैंक हो गई है 131। तो 2019 का इंडेक्स पब्लिश हुआ है 2020 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, हमारी रैंक 2 कम हुई है। अगर टॉप कंट्री की बात की जाए तो सबसे ऊपर है नॉर्वे, उसका स्कोर है 0.957। तीनों ही सेक्टर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ग्रॉस नेशनल इनकम, इन सब में वो काफ़ी आगे है। अगर इंडिया के स्कोर की बात की जाए तो इंडिया का स्कोर हैज़ इम्प्रूव्ड। लास्ट ईयर हमारा स्कोर था 0.642, लेकिन इस साल हमारा स्कोर थोड़ा सा इंप्रूव हुआ, 0.645 हुआ, लेकिन हमारा रैंक उल्टा 2 रैंक खराब हो गया। लास्ट ईयर हमारी रैंक थी 129, इस साल हमारी रैंक है 131। हमसे पीछे देखो बस गिने चुने कंट्री हैं, हॉन्डुरस, बांग्लादेश, किरीबाती, इस तरह के जो काफ़ी बैकवर्ड कंट्री हैं वो हमसे पीछे हैं, घाना, तो ये सब कंट्री हैं बस हमसे पीछे, अदरवाइज ज़्यादातर कंट्री दुनिया के हमसे आगे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें, अगर खुद से हम अपना कंपैरिजन करें तो हमने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है। 1990 में तो हमारा स्कोर 0.429 हुआ करता था। पिछले 30 सालों में हमने अपना स्कोर कम से कम 50% बढ़ा लिया एंड वी हैव मूव्ड टू 0.645। तो खुद से तुलना में हम अच्छा हैं, लेकिन अभी भी ग्लोबल स्केल पे हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है। अब एक बार एक और नया आइडिया है जो इस आर्टिकल में है, उसको ज़रा ध्यान से देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर जो इंडिकेटर लिए जाते हैं वो हैं 4। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिकेटर, दूसरा है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, इसको लेकर के बनता है एजुकेशन इंडेक्स। फिर तीसरा है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, इसको लेकर के बनता है ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स। टोटल 4 इंडिकेटर, 3 इंडेक्स, 4 इंडिकेटर। 2 इंडिकेटर एजुकेशन से लेकर के ही है, उससे एजुकेशन इंडेक्स बनता है, बाकी ग्रॉस नेशनल इनकम एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स है। तो 4 इंडिकेटर, 3 इंडेक्स। लेकिन इस साल क्या हुआ है, देखो अ न्यू इंडिकेटर हैज़ बीन एडेड, और मुझे लगता है कि यह सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनना। UNDP ने अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में एक नया इंडिकेटर प्रपोज किया कि एक और इंडिकेटर ऐड होना चाहिए, और वो इंडिकेटर का नाम उन्होंने दिया है प्लैनेटरी प्रेशर इंडिकेटर। प्लैनेटरी प्रेशर में हर कंट्री का पर कैपिटा कार्बन इमिशन देखा जाएगा, मतलब ओवरऑल कार्बन इमिशन डिवाइडेड बाय देयर पॉपुलेशन, और इसको उन्होंने नाम दिया है प्लैनेटरी प्रेशर, कि आपके कारण कितना ज़्यादा प्रेशर प्लैनेट के ऊपर पड़ रहा है। ये उन्होंने सजेशन के बेसिस पे दिया, प्रोविजनल बेसिस पे, कि क्या ये भी इंडिकेटर ऐड किया जा सकता है या नहीं। तो इस साल उन्होंने प्रोविजनल बेसिस पे प्लैनेटरी प्रेशर का भी एक इंडिकेटर लिया है, और उन्होंने बोला है कि उन्होंने 2 रैंकिंग पब्लिश की है। पहली रैंकिंग ऑन दीज पैरामीटर्स जो हर साल वो पब्लिश करते हैं, दूसरी रैंकिंग बाय इंक्लूडिंग द प्लैनेटरी प्रेशर पैरामीटर ऑल्सो। और अगर ये प्लैनेटरी प्रेशर पैरामीटर को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो इंडिया की रैंक इंप्रूव हो जाती है। इंडियाज रैंक विल इंप्रूव बाय 8, हम 131 से इंप्रूव होकर के 123 पे आ जाएंगे। जबकि जो पहले नंबर पे आता है कंट्री नॉर्वे, अगर उसको प्लैनेटरी प्रेशर इंडिकेटर भी जोड़ दिया जाए तो उसकी रैंक घट के 15 पे चली जाएगी, और आयरलैंड बेस्ट कंट्री हो जाएगा, टॉप पे आ जाएगा, अगर ये प्लैनेटरी प्रेशर पैरामीटर को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो। In our segment, most probable PT topics for upcoming APSC, today we'll cover topic number 271 to 273. Topic number 271 is about cyanobacteria. It is a blue-green algae found in almost all types of water, may it be fresh or brackish water. And these organisms make their food under sunlight, and they generally prefer warm water, and they can multiply in a very faster manner in a warm water.
नॉट ऑल बट सम ऑफ द साइनोबैक्टीरियाज आर न्यूरोटॉक्सिक्स, मतलब जहरीले होते हैं। ये करंट न्यूज इसलिए था क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ द एलिफेंट्स वेयर फाउंड डेड इन ओक्वांगो डेल्टा ऑफ बोट्सवाना ड्यू टू टॉक्सिक साइनोबैक्टीरिया। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 271. टॉपिक नंबर 272 is about World Rhino Day that is celebrated on 22nd September every year. World Rhino Day was first time celebrated by World Wildlife Fund in South Africa in 2010. इस साल का थीम है 5 राइनो स्पीसीज फॉर एवर। तो राइनो के टोटल 5 स्पीसीज होते हैं, वो ये आपको याद रखना चाहिए। तो और जो ब्लैक राइनो होता है दैट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वाइट राइनो इज़ नियर थ्रेटेंड, जावन एंड सुमात्रो राइनो इज़ अगेन क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये सब भूल जाओ तो भूल जाओ चलेगा, लेकिन इतना याद रखना कि जो हमारे देश का राइनो है ग्रेट वन हॉर्न राइनो दैट इज़ वल्नरेबल, इतना कम से कम याद रखना है, इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा। उसके अलावा इतना तो आपको पता ही कि जो हमारा राइनो है इंडियन राइनो उसका 1 हॉर्न होता है। उसके अलावा इन 5 में से बस एक और राइनो है जावन राइनो जिसका 1 हॉर्न होता है। तो 2 राइनो है इंडियन एंड जावा राइनो दैट हैव 1 हॉर्न। देखो ये जावा राइनो इसका बस एक ही हॉर्न है, इतना कम से कम याद रखो राइनोस के केस में, एपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 272. टॉपिक नंबर 273 इज अबाउट मेंबर्स ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल. देयर आर 6 मेंबर्स ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC: सऊदी अरबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE एंड ओमान. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 273. This is the answer question number 268 to 270 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका एक बार आंसर देख लेते हैं। रूपी भाभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन हिमाचल प्रदेश एंड Vision to 2035 Public Health Surveillance in India. This report was released by Niti Aayog. It is an action agenda report. No, it is a vision report. So the correct answer will be option A. And third one was about Assam Sahitya Sabha signing an MOU with Amtron. It is correct, but it will digitalize only literary sources developed by Srimant Shankar Dev. No, it is wrong. It will develop contemporaries and modern times literary sources into digital form as well. So the correct answer will be option A, 1 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.